अब हम आगे चलते हैं। बेसिकली आज जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है कि हमने सीक्वेंशियल सर्किट का एनालिसिस करना है और इसके प्रोसीजर को देखना है। तो उसके लिए प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने बताया था कि करेक्टरिस्टिक टेबल, स्टेट टेबल, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमने हर फ्लिप फ्लॉप के लिए करेक्टरिस्टिक टेबल, स्टेट टेबल, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल देखा था। आई होप आपको वो रिमेंबर होगा, वो याद होगा। तो जस्ट फॉर अ रिकैप, बेसिकली ये आपके पास वही करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं सारों की, जो हमने उधर फाइंड की थी। हमने पहले सबसे पहले स्टेट टेबल हर फ्लिप फ्लॉप का बनाया था। उस स्टेट टेबल को देखते हुए हमने उसका करेक्टरिस्टिक टेबल बनाया था और देन फिर उस करेक्टरिस्टिक टेबल को के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई करके हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकाली थी और फिर हमने करेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल भी यूज़ किया था, बनाया था। तो बेसिकली अब ये हमारे पास वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने एनालिसिस प्रोसीजर में कि हाउ टू एनालाइज द सर्किट। तो उसके अंदर ये बेसिकली हमारे पास यूज़ हो जाएंगी। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ये टर्मिनोलॉजी भी पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यू ऑफ टी मीन्स करंट स्टेट। ये भी हमने इस पे बात कर चुके हैं कि व्हाट डज क्यू ऑफ टी मीन्स और क्यू ऑफ टी प्लस वन का मतलब क्या होता है। क्यू ऑफ टी प्लस वन मीन्स द नेक्स्ट स्टेट एंड क्यू ऑफ टी मीन्स द प्रेजेंट स्टेट एंड क्यू ऑफ टी माइनस वन विल बी द प्रीवियस स्टेट। ये हम पहले भी बात कर सके हैं। इसको इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं, क्यू एन ऑफ टी भी लिखा होता है, क्यू ऑफ एन भी लिखा हो सकता है, या सिंपल क्यू और क्यू प्लस इस फॉर्म में भी लिख देते हैं। क्यू प्लस मीन्स आपके पास नेक्स्ट स्टेट एंड क्यू मीन्स प्रेजेंट स्टेट। आपको ये डिफरेंट नॉमेनक्लेचर मिल जाएंगे डिफरेंट फॉर्म में, ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फॉर्म में लिखा हो सकता है। तो ये आई थिंक सो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, आपको ये सारे अंडरस्टैंडेबल होंगे। अच्छा जी, अब बेसिकली एनालिसिस का मतलब क्या है कि एक सीक्वेंशियल सर्किट को एनालाइज करने का मतलब क्या है। बेसिकली उसको एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि हमने उसका आउटपुट बिहेवियर देखना है कि फॉर ऑल द पॉसिबल इनपुट्स ये हमारे पास सर्किट किस तरह बिहेव कर रहा होगा, किस तरह इसकी आउटपुट आएगी। अब जैसे हमने एनालिसिस अपने कम्बिनेशनल सर्किट का भी किया था, उसमें हम देखते थे कि हमारे सामने एक सर्किट था, तो हम उसमें कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेते थे। फिर उन पॉइंट्स में इक्वेशन फाइंड आउट कर करके एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे डिफरेंट इक्वेशन फाइंड कर लेते थे। फिर सब्स्टिट्यूटिंग वाले मेथड के थ्रू हम एक फाइनल इक्वेशन फाइंड आउट करते थे और उसको ट्रूथ टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। और वो ट्रूथ टेबल फाइनली हमें ये बता रहा होता था कि ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशन जो भी हमारे पास है उसके अगेंस्ट इस सर्किट ने कैसी आउटपुट देनी है, कैसा बिहेवियर शो करना है। सो बेसिकली ये मतलब है एनालिसिस का। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में ये एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि सीक्वेंशियल सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें आपकी जो आउटपुट है वो इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट दोनों चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। तो इस वजह से हमें जो हमारी आउटपुट है उसको फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस स्टेट या प्रीवियस इनपुट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस वजह से इसका जो एनालिसिस का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन एनालिसिस का मतलब हमारे केस में क्या होगा कि हमने बेसिकली उसका टेबल फाइंड आउट करना होगा ताकि हम उसको देख के ये बता सकें कि फॉर ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशंस हमारे पास किस कंडीशन में कैसी आउटपुट देगा ये सर्किट। तो अगर मैं फर्दर मूव करूं तो एनालिसिस प्रोसीजर के लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर ऑल द कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। हम सारे इनपुट के कम्बिनेशन को देखेंगे, हम फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स को देखेंगे और फिर हम डिटरमिन करेंगे कि हमारी सर्किट की आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। बेसिकली हमारे पास आपने जब देखा था करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बेसिकली इसी चीज़ की इक्वेशन होती है कि वो नेक्स्ट स्टेट की इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, बट दैट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिपेंड अपॉन द इनपुट एंड द प्रीवियस स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये कैसे फॉलो अप होगा। अब हमारे पास एनालिसिस के लिए अगर मैं स्टेट इक्वेशन निकाल लूँ तो वो भी इनफ है। वो स्टेट इक्वेशन भी मुझे ये बता रही होगी कि मेरे पास इस सर्किट ने किस तरह का बिहेव करना है, किस तरह की आउटपुट आनी है। मैं स्टेट टेबल निकाल दूँ तो वो ज़रा ज़्यादा एक्सपेंडेड वर्जन होगा मेरे पास, कि उस स्टेट टेबल में मेरे पास ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशन भी शो हो रहे होंगे कि जो मैं इनपुट पे अप्लाई कर सकता हूँ और उन पॉसिबल कम्बिनेशन के केस में मेरे पास आउटपुट क्या आने वाली है। एंड लास्ट थिंग, ये आपके लिए न्यू है, ये हमने टॉपिक पहले नहीं पढ़ा हुआ, स्टेट डायग्राम। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे आगे हम जाएंगे तो हम इसको भी देख लेंगे कि स्टेट डायग्राम क्या होती है। लेकिन अभी तक के लिए स्टेट डायग्राम बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी ऑफ द ट्रूथ टेबल, ऑफ द स्टेट टेबल।
तो बेसिकली ग्राफिकली चीज़ों को देख के एनालाइज कर लेना हमें ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में जाते रहें या स्टेट टेबल्स में बहुत सारी एंट्रीज को देखें। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बिगर सर्किट है जिसके अंदर 7 फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल उसके अंदर 7 जो इनपुट पैरामीटर्स हैं या प्रीवियस स्टेट्स हैं, तो उसके केस में हमारे पास 2⁻7 कम्बिनेशन वाला कोई ट्रुथ टेबल बन रहा होगा विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ। एंड उसमें से अगर कोई स्पेसिफिक आपसे मैं पूछूं कि इस स्पेसिफिक इनपुट पे क्या आउटपुट आने वाली है, तो वो बड़ा एक एनालाइज करना और उसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर मैं उसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी टू एनालाइज के इस कंडीशन में मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, और मैं अगर इस स्टेट में हूँ, मेरे पास प्रीवियस स्टेट ये है और इनपुट की वैल्यू ये आती है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, एंड सो फॉर सो ऑन। तो जैसे जैसे ये आगे हम स्टेट डायग्राम को भी एक्सप्लोर करेंगे तो ये भी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और उस टाइम पे ये हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि वो स्टेट डायग्राम कैसे हमें एफिशिएंटली एनालाइज करने में सर्किट को मदद करती है।